हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के क्षितिज भाग 2 से आपके सामने उत्साह और अट नहीं रही कविताओं का सार लेकर आए हैं। तो पहले इन कविताओं के जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उन्होंने क्रांति, विद्रोह और प्रेम की उपस्थिति देखने को मिलती है उनकी रचनाओं में। और उनका जन्म स्थान कवियों की जन्मभूमि यानी बंगाल में हुआ। साहित्य के क्षेत्र में उनका नाम बहुत ही उच्च श्रेणी में गिना जाता है। स्वामी परमहंस एवं विवेकानंद जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेने वाले और उनके बताए पथ पर चलने वाले निराला जी भी स्वतंत्रता संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कवियों में से एक हैं। अब अगर उनकी कविता उत्साह की बात करें तो यहाँ पर निराला जी का सबसे पसंदीदा विषय क्या रहा है? बादल। बादल के रूप में आए दो अलग तरह के बदलावों को यह कविता दर्शाती है। इस कविता के माध्यम से निराला जी जीवन का एक अलग दिशा देने और अपना विश्वास खो चुके लोगों को प्रेरणा देने का प्रयास कर रहे हैं। कवि बादलों के आने के जिक्र के जरिए जीवन में निराश और हताश लोगों को उम्मीद देना चाहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके जीवन में खुशहाली ज़रूर लौटेगी, आपके अच्छे दिन वापस ज़रूर आएंगे। इसी भाव के साथ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने ये कविता का रचना की है। तो आइए अब इसको देखते हैं। बादल गरजे घेर घेर गोर गगन धराधर हो, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। अब इन पंक्तियों में कवि ने बारिश होने से पहले आकाश में दिखने वाले काले काले बादलों और गर्जना से आकाश में चमकने वाली बिजली का अद्भुत वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि बादल धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं और हमारे अंदर सोए हुए साहस को जगाने का काम करते हैं। तो कवि क्या कह रहे हैं कि हे काले रंग के सुंदर घुंघराले बादल। आपने देखा है कि बादल ऐसे अलग अलग शेप्स में ऐसे लगते हैं जैसे वो घुंघराले बालों की तरह, ललित ललित यानी कि बहुत सुंदर काले और घुंघराले बादल। तुम आओ, गगन माने आसमान, और पूरे आसमान में फैल कर घेर घेर यानी कि पूरे आसमान को घेर लो, और घोर घोर माने खूब गरजो। और यहाँ क्या किया है कवि ने? बादल का मानवीकरण किया है। उनकी तुलना किससे कर रहे हैं? वो एक बच्चे से कर रहे हैं। बाल कल्पना के से पाले। अब वो क्या कह रहे हैं कि तुम एक बच्चे के समान हो, गोल मटोल होते हो, जिसके सिर पर घुंघराले और काले बाल होते हैं। तो कवि को बहुत प्यारे और सुंदर लगते हैं। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाली। विद्युत माने बिजली, छवि माने एक उसकी प्रतिमा, एक उसका आकार, उर माने हृदय। अब कवि क्या कह रहे हैं कि क्रांति का संदेश जो देने वाले बादल, हे बादल, तुम अपनी चमकती बिजली के प्रकाश से हमारे अंदर नव जीवन वाले, हमारे अंदर नए जीवन का प्रकाश भर देते हो, हमारे हृदय में नए जीवन का प्रकाश भर देते हो। वज्र छिपा नूतन कविता। अब कवि क्या कह रहे हैं कि तुम इस संसार में नया जीवन उत्पन्न करने की शक्ति होती है। कवि ने जो बादल को संज्ञा देते हैं नई कविता का रचना करने वाला, वो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर वज्र के समान ताकत है, जिससे तुम दूसरों के अंदर एक शक्ति का जीवन उत्पन्न करने की शक्ति रखते हो। तुम्हारे अंदर नई कविताओं की रचना करने की शक्ति है। नूतन कविता, नई कविताओं की रचना करने की शक्ति तुम किसी भी इंसान में भर देते हो। तो हे बादल, तुम गरजो और अपनी गर्जना के साथ इस सृष्टि में एक नए जीवन का संचार कर दो। आगे देखिए। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निगात के सकल जन। सकल माने सारे जन, विश्व माने संसार, उन्मन जो बिना मन के, विकल माने बेचैन। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि इस भीषण गर्मी के कारण दुनिया के सभी लोग तड़प रहे हैं।
विश्व के सभी लोग, सकल जन, जन माने लोग, तड़प रहे हैं। विकल, विकल माने बेचैन कर देने वाली गर्मी, गर्मी से विश्व के सभी लोग तड़प रहे हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और तुम बिना किसी दिशा के कहीं से भी आए हुए, हे अनंत माने जिसका कोई अंत नहीं है, बिना अंत वाले घन माने बादल, तप्त धरा, जो ये धरा, धरा माने पृथ्वी, जो ये पृथ्वी है ये तप्त गर्मी से जल रही है, तो तुम जल से फिर शीतल कर दो, तो तुम अपने बारिश के जल से इसे फिर से ठंडा कर दो। इसको छांव व ठंडक की तलाश जो लोग कर रहे हैं, इस धरती पर तड़प रहे हैं, उन्हें अपनी बारिश से फिर से तुम ठंडा कर दो। हे बादल, तुम गरज गरज कर इस संसार में एक नई चेतना का संचार कर दो। तो यहाँ पर जो कवि है क्या संदेश दे रहा है कि धरती के सूख जाने वाले के बाद भी बादलों के आने से नए पौधे उगने लगते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए, हम हार ना माने और अपने पुरुषार्थ पर, अपने मेहनत पर भरोसा रखें और कड़ी मेहनत करते रहे, जिससे हमारे जीवन का बगीचा फिर से खिल जाएगा, हमारे जीवन में अनेक खुशियाँ फिर से भर जाएंगी। इसी अर्थ के साथ यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी मैंने दिए हुए हैं, तो आप उन्हें देखकर इस कविता को और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अब जो दूसरी हमारी कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित, वो है अट नहीं रही। अट नहीं रही मतलब कि समा नहीं रही। क्या नहीं समा रहा है? जो प्रकृति का सौंदर्य है, जब वसंत ऋतु आती है तो ऐसे लगता है कि जैसे वो उसमें समा नहीं रहा है, वो जो सौंदर्य है वो निखर निखर कर बाहर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। होली के समय जो महीना होता है उसे फागुन कहा जाता है। उन्होंने इस कविता में इस महीने में प्रकृति और मानवीय मन में होने वाले बदलाव को बड़ी ही सुंदरता से दिखलाया है। फागुन के समय पूरी प्रकृति खिल सी जाती है, हवाएं मस्ती में बहने लगती है, फूल खिल उठते हैं और आसमान में उड़ते पक्षी सबका मन मोह लेते हैं। इसी तरह प्रकृति की मस्ती को देखकर मनुष्य भी मस्ती में आ जाता है। फागुन के गीत, होरी के गीत, फाग आदि गाने लगते हैं, तो ऐसे लगता है कि जैसे प्रकृति अपने अंदर समा नहीं पा रही है और उसका जो रूप सौंदर्य है वो बाहर फैला जा रहा है। तो उसी का वर्णन यहाँ पर कवि ने बड़े सुंदर ढंग से किया। देखते हैं इसको। पहला जो इसका भाव है वो है, अट नहीं रही है आबा फागुन की, तन सट रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। अट नहीं रही है, मैंने आपको बताया कि समा नहीं रही है। तो यहाँ पर जो कविता में कवि क्या कह रहे हैं, फागुन के संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जो फागुन के महीने की जो आभा है, सौंदर्य है, वह क्या हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि उसमें समा नहीं पा रही है। यहाँ पर प्रकृति को उपमानों तथा अनुपम और मनोहरी कहा गया है। तो क्या कर रहा है, पूरी तरह से उसके शरीर में, तन माने शरीर में समा नहीं रही है। क्या फागुन की आभा, फागुन का सौंदर्य क्या हो रहा है कि वह, उससे ऐसे लग रहा है कि वह पूरी तरह से उसके शरीर के अंदर समा नहीं पा रहा है। सर्वत्र सुंदर और हृदयग्राही नज़ारे बिखरे पड़े हैं और वे सभी एक साथ मन में नहीं बसाए जा रहे हैं। यहाँ पर कवि का अर्थ है कितने सुंदर सुंदर नज़ारे हैं इस महीने में कि वो लग रहा है कि जैसे हम अपने आँखों में एक साथ समा नहीं पा रहे हैं। आगे कवि क्या कह रहा है कि इस मौसम में घर घर जहाँ कहीं सांस लेते हो, इस मौसम में जब आप सांस लेते हो, क्योंकि चारों तरफ क्या है, फूल खिले हुए हैं, तो ऐसे लगता है घर घर भर देते हो। जब भी कहीं सांस लेते हैं तो ऐसे लगता है कि हर घर में वो सुगंध भर जाती है। फागुन के महीने में जहाँ कहीं भी सांसें ली जाती है वहीं से सुगंध आती है और ये लगता है कि वह सुगंध पूरे आसमान में उड़ने लगी है, पंख लगे हैं और हर घर में वह सुगंध भर गई है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, पर माने पंख, और ऐसे लगता है कि फागुन की सुगंध से संपूर्ण आसमान उड़ने के लिए सभी को पंख लगा देता है, जैसे कि सब के सब उड़ना चाह रहे हैं। पंख, पंख, पर माने पंख, नभ माने आसमान, तो ऐसे लगता है कि जैसे सब आसमान में पंख लग गए हैं और उड़ रहे हो।
हाँ, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। जो फागुन के महीने में जो प्रकृति में सौंदर्य छाया हुआ है, तो अगर मैं उससे आँख हटाना भी चाह रहा हूँ, अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ना देखूँ, तो ऐसा हो ही नहीं रहा है। वो सौंदर्य इतना सुंदर है कि चाह कर भी हम अपना आँखें, अपनी दृष्टि वहाँ से हटा नहीं पा रहे हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। अब क्या हो रहा है, हर डाल क्या है, पत्तों से लदी हुई है। वृक्ष की हर डाल पर पत्ते लदे हुए हैं, कहीं पर हरे रंग के फूल हैं, कहीं पर लाल रंग की पत्तियां हैं। तो वह रंग बिरंगा जो पत्तों का वातावरण जो है वो बहुत ही सुंदर है। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्प माल, उर माने हृदय। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि कहीं जैसे छाती पर, पेड़ पौधों की छाती पर मंद सुगंध से महकते फूलों की मालाएं पड़ी हुई हैं, सुंदर लग रही है। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। शोभाश्री मतलब कि सुंदरता। अब वो क्या कह रहे, पेड़ पौधे खिलते हुए सुगंधित फूलों से लद जाते हैं, तो प्रकृति का एक एक अंग सौंदर्य से, पाट पाट एक एक अंग सौंदर्य से परिपूर्ण है। शोभाश्री मतलब इतना सुंदर लग रहा है, पट नहीं रही, और वह सुंदरता इतनी अधिक है कि उन जगहों पर वो समा ही नहीं रही है, वो हर जगह अपनी सुंदरता बिखेरे जा रही है। तो यहाँ पर फागुन का महीना जब आप देखते हो, विंटर्स के बाद एक मौसम आता है जब चारों तरफ बड़ी सुंदरता छाई होती है, तो वहीं का वर्णन कवि ने यहाँ पर बड़े ही सुंदर ढंग से किया है कि वहाँ पर वो सुंदरता देखकर हमारा मन खिल जाता है। चारों तरफ खुशियाँ फैली होती हैं, चारों तरफ सुगंधित खुशबू फैली होती है। तो यहाँ पर कवि जो है प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन करने में सफल रहे हैं।